हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम आज प्रोनाउन को देखेंगे। थोड़ा हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको 4 कॉलम में एक टेबल बनवाई थी, जिसमें हमने देखा था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और इनका कैसे यूज़ होता है। इसी से जुड़े हुए कुछ नियम आज हम और देखते हैं फ्रेंड्स। पहला नियम जो मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट की पोजीशन होती है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और मुख्य क्रिया जो है, इसके इस साइड ये सब्जेक्ट होता है और इस साइड ऑब्जेक्ट होता है। इस पोजीशन पे हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी अगर यहाँ पे हमको लिखना है तो हम आई लिखेंगे, और अगर मुख्य क्रिया के बाद लिखना है तो हम मी लिखेंगे हमेशा। और ये आई का मतलब मैं, मैंने, मुझको, मुझे, कुछ भी निकल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं है तो ही आई लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि हम किस स्थान पे लिख रहे हैं। अगर हम इस पोजीशन पे लिख रहे हैं सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो अर्थ भले ही मैंने निकले, मुझको निकले, मुझे निकले, लेकिन लिखा आई ही जाएगा। सेम यही बात फ्रेंड ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अगर आप मुख्य क्रिया के बाद लिख रहे हैं तो अर्थ चाहे मुझको निकले, मुझे निकले, कुछ भी निकले, लेकिन लिखा मी ही जाएगा। ऐसे ही सबके साथ है। सब्जेक्ट के रूप में ही आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आता है। ये पूरी टेबल में आपको लिखा चुका हूँ। सी आएगा यहाँ पे और हर आएगा यहाँ पे, वी आएगा यहाँ पे, अस यहाँ पे, दे, देम। केवल यू ऐसा होता है जिसके सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो ये टेबल मैं आपको पूरी बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले की जो वीडियो है उनमें ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इससे जुड़े हुए कुछ और नियम लेते हैं फ्रेंड्स, जो हम आज देखेंगे। जैसे कि आमतौर पे जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के रूप में केवल सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है फ्रेंड। ये अपवाद जो है ये लेट वाले सेंटेंस होते हैं। केवल लेट में ही ऐसा होता है कि लेट के बाद जो सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के रूप में भी हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, और ऐसा पूरी ग्रामर में कहीं भी नहीं होता। ये लेट के बाद आने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेट आएगा तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई सा भी टेंस हो कहीं भी लिखें, लेट के बाद का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। और ये एक डिफरेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है लेट के साथ। फ्रेंड्स, ये 2 सेंटेंस लिखे मैंने आपके लिए। आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आती है। तो ये सेंटेंस को हम देखें। ये सब्जेक्ट है ही, वह जाता है घर, ये ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ये नियम होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, इट या कोई भी एक चीज़ है, तो ये नियम होता है कि हम इस वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं, गोज कर देते हैं। वो अर्थ निकलता है खाता है, जाता है, सोता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि वह घर जाता है। लेट में भी आप देखें तो यही स्ट्रक्चर है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे ही नहीं आएगा, हिम आएगा। दूसरा, लेट के बाद जो वर्ब आती है इसमें एस या ई एस ये कभी नहीं आता। 2 चीज़ें स्पेशली ध्यान रखना है आपको। एक तो आई नहीं आएगा, मी आएगा। ही नहीं आएगा,
हिम आएगा, सी नहीं आएगा, हर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में एस या ई एस जो लगाया जाता है ये कभी भी नहीं आता लेट वाले सेंटेंस में। और तीसरा है अर्थ। अब इसका अर्थ निकलेगा कि उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो या जाने दीजिए, खाने दो, जाने दो, सोने दो, इस तरह से हमेशा अर्थ निकलता है अगर लेट वाला सेंटेंस। जैसे मुझे खाना खाने दीजिए, बच्चों को पढ़ाई करने दीजिए, ठीक है ना, हमको क्रिकेट खेलने दीजिए, उसे खाना बनाने दीजिए। लेट वाले सेंटेंस का हम बोलचाल में बहुत यूज़ करते हैं फ्रेंड। जैसे हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आया और वो कोई काम कर रहा है तो हम कहते हैं लाइए मैं कर देता हूँ, मुझे करने दीजिए, लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद करने दीजिए, लाइए मैं मदद कर देता हूँ। इस तरह से जो हम हिंदी में बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में लेट से बोलते हैं। लेट मी हेल्प यू, लेट मी ब्रिंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइए मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ आपके लिए पानी। फ्रेंड्स, ये मैंने लेट से बनने वाले कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लिखे, इन्हें आप देखिए। तो जैसे पहला है लेट हर स्लीप नाउ, ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दूसरा आप देखें तो यहाँ सी नहीं आएगा, हर आएगा, लेट हर स्लीप नाउ, यानी इसका हिंदी में अर्थ होगा अब उसे सोने दीजिए। लेट देम रेस्ट फॉर अ वाइल, ना, फॉर अ वाइल इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा उन्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम करने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड दो सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट हो। यहाँ सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट नंबर है 2, तो दो सब्जेक्ट हो चाहे 3 हो, तरीका वही रहेगा। यहाँ सी की जगह हर आएगा और आई की जगह मी आएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखा वैसे ही जाएगा। अब इसका हिंदी में अर्थ होगा उसको और मुझको घर के बाहर खेलने दीजिए, उसको और मुझको घर के बाहर खेलने दीजिए, आउटडोर्स यानी चार दीवारी के बाहर। लेट हिम मेक फूड, उसे भोजन बनाने दीजिए, उसे भोजन बनाने दो। बहुत बार आप फ्रेंड देखेंगे कि कुछ नारे लिखे होते हैं या बोले जाते हैं, जैसे हम कहें आओ हम पेड़ लगाएं, आओ हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, आओ हम उनकी मदद करें। इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखते हैं लेट्स, ये लेट उसके बाद एपोस्ट्रॉफी और एस। एक्चुअल में ये फ्रेंड लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है और लेट्स लिखा जाता है ज़्यादातर, तो इसका अर्थ निकलता आओ हम या चलो हम। जैसे हम कहें चलो हम पेड़ लगाएं, चलो हम पिकनिक पर चलें, आओ हम बच्चों को पढ़ाएं। तो लेट्स, ये ध्यान रखिए लेट अस है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अस है। कुछ उदाहरण देखें फ्रेंड लेट्स के, जैसे लेट्स प्लांट ट्रीज, आओ हम पेड़ लगाएं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अस, जैसे मैंने आपको बताया लेट अस, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट। ऐसे ही लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ हम टहलने चलें। लेट्स क्लीन आवर सिटी, आओ हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, आओ हम पिकनिक पर चलें। लेट्स हैव सम टी, आओ हम थोड़ी चाय पिएं। लेट्स हैव डिनर, आइए भोजन करें। ऐसे बहुत जगह इसको बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे ग्रेट, गुड, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को तीन तरह से लिखा जाता है, जो सामान्य रूप से लिखते हैं यानी किसी से कोई तुलना नहीं कर रहे, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब कोई भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जनरली हम ई आर जोड़ देते हैं, जैसे ग्रेट है तो ग्रेटर, बिग बिगर, स्मॉल स्मॉलर, नियर नियरर, बिग, ना इस तरह से ई आर जोड़ते हैं। किसी किसी शब्द में आई ई आर जोड़ते हैं, जैसे हैप्पी है तो हैप्पियर हो जाता है। कुछ शब्दों में मोर या मोस्ट जोड़ते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो बीच वाला है इसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो जब पूरे समूह से तुलना करते हैं या दो से ज़्यादा लोगों से तुलना करते हैं तो ई एस टी लगा देते हैं या मोस्ट लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। ये 3 डिग्री होती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही समझते हैं, बाकी हम एडजेक्टिव करेंगे जब इसको डिटेल में देखें। अब ये डिग्री से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को देखते हैं फ्रेंड, जो प्रोनाउन से रिलेटेड है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ, आप देखिए, हेमा ये सब्जेक्ट है, इज़ ये वर्ब है, और ये पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट। हेमा इज़ टॉलर देन मी। तो इसका मतलब क्या है कि हेमा ज़्यादा लंबी है मेरी तुलना में। हेमा मेरी तुलना में ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे हम मी लिख रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे मी लिख रहे हैं, वो मी ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, लेकिन फिर भी ये गलत है। यहाँ मी नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि नियम ये होता है कि यदि सब्जेक्ट की तुलना सीधे ऑब्जेक्ट से की जाए तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, सब्जेक्ट की तुलना सीधे ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता। फ्रेंड, इस सेंटेंस को लिखने का सही तरीका हो, हेमा इज टॉलर देन आई, और जैसे यहाँ इज लग रहा है हेमा के लिए, ऐसे ही यहाँ अगर हम चाहें तो आई एम भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका अर्थ देखते हैं अपन। हेमा ज़्यादा लंबी है बजाय कि जितना मैं हूँ, मैं हूँ। हेमा ज़्यादा लंबी है बजाय कि जितना मैं हूँ, इसलिए यहाँ पे आई लिखा जाता है। और हूँ जो बाद में कह रहे हैं, इसके लिए हम एम लगाएंगे तो ज़्यादा सही अर्थ निकलता है। ये एकदम एग्जैक्ट सही तरीका है। इसी तरह के फ्रेंड मैंने 2-3 उदाहरण और लिखे। पहला देखें, रचना इज स्मार्टर देन ही। रचना उसकी तुलना में ज़्यादा स्मार्ट है, यानी बुद्धिमान है। रचना ज़्यादा बुद्धिमान है बजाय कि जितना वह है, ना, ऐसा भी कह सकते। विकास ज़्यादा हैंडसम था बजाय कि जितना वह था, बजाय कि जितना वह था, ही वाज। विकास वाज मोर हैंडसम देन ही वाज, तो ही आएगा ना कि हिम। आरती इज रिचर देन शी इज। आरती ज़्यादा धनवान है बजाय कि जितना वह है, तो सी आएगा ना कि हर। जो फ्रेंड हमने टेबल बनाई थी पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें जो तीसरे नंबर का कॉलम था, उसमें आप देखेंगे तो लिखा था पॉसेसिव केस, और कोष्टक में लिखा है एडजेक्टिव। तो ये होते हैं, जैसे आई से बन जाता है माय, यू से योर, वी से आवर, दे से देयर, ही से बनता है हिज, सी से बनता है हर, और इट से बनता है इट्स। ये कहलाते हैं पॉसेसिव केस एडजेक्टिव। और चौथे नंबर का जो कॉलम था, ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे माय की जगह माइन लिखा जाता है, और बाकी सब में एस जोड़ देते हैं, योर्स, आवर्स, देयर्स। केवल हिज का हिज ही रहता है, और हर का हो जाता है हर्स, और इट का नहीं होता।
इनका प्रयोग हम देखेंगे कि कहाँ पे माय लिखना चाहिए और कहाँ पे माइन लिखना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लें। पॉसेसिव केस एडजेक्टिव जैसे कि माय, योर, आवर, देयर एटसेट्रा, इनको कभी भी बिना नाउन के नहीं लिखा जाता फ्रेंड्स। यानी जैसे माय आ रहा है तो कोई ना कोई इसके बाद नाउन आएगी। जैसे अपन बोले माय विलेज, माय हाउस, माय ब्रदर, ये बिना नाउन के कभी नहीं आए। पॉसेसिव केस एडजेक्टिव जो होते हैं ये कभी भी बिना नाउन के नहीं लिखे जाते, यानी इनको अकेला नहीं लिखा जाता। दो उदाहरणों से इसे समझते हैं फ्रेंड। जैसे ये उदाहरण में आप देखें तो दिस कार इज माय। अब इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होगा यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो अर्थ तो इसका बिल्कुल सही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है, क्योंकि माय अकेला नहीं लिखा जा सकता, इसको हमेशा नाउन से जोड़ के लिखा जाता है। एक और उदाहरण देखें फ्रेंड्स। शी टोल्ड मी दैट हर वाज अ बिग हाउस। उसने मुझसे कहा कि उसका एक बड़ा मकान था, उसका एक बड़ा मकान था। उसने मुझसे कहा कि उसका एक बड़ा मकान था। तो ये भी अर्थ के हिसाब से सही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हर अकेला नहीं लिखा जा सकता। तो इन सेंटेंस को फ्रेंड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज माय कार। यहाँ कार को उठा के माय के साथ लगा दिया, तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। दिस कार इज, सॉरी, दिस इज माय कार, या मेरी कार है। इसी तरह से फ्रेंड इस दूसरे सेंटेंस को अगर हमको सही करना तो फिर कैसे लिखेंगे? शी टोल्ड मी दैट हर हाउस वाज बिग। उसने मुझसे कहा कि उसका मकान, अब देखिए हर में हाउस को जोड़ दिया, तो ये सेंटेंस अब ग्रामेटिकली सही हो गया। हर हाउस वाज बिग। तो ये पहले भी सही था अर्थ के हिसाब से, लेकिन ग्रामर के नज़रिए से गलत था। अब इसको हमने दोनों तरह से सही कर दिया। अब इसका अर्थ भी सही निकल रहा है और इसकी ग्रामर भी सही है। अब फ्रेंड देखते हैं हम ये चौथा नंबर जो कॉलम लिखा था, पॉसेसिव प्रोनाउन, जहाँ पे माय की जगह माइन लिखा जाता है, बाकी सब में एस जुड़ जाता है। जैसे योर की जगह योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स। केवल हिज है जो दोनों जगह एक सा रहता है, और इट का नहीं होता। इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो इसमें लिखिए पॉसेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माइन, योर्स, आवर्स आदि को बिना नाउन के लिखा जा सकता है। यानी ये वाले जो हैं इन्हें आप अकेला लिख सकते हैं, अकेला ही लिखा जाता है, इनको नाउन से जोड़ के कभी नहीं लिखा जाता। कुछ उदाहरणों से इस चीज़ को समझते हैं फ्रेंड। जैसे मुझे कहना है मेरी कार, तो इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। या तो मैं कहूँगा माय कार, यानी माय आएगा तो कार यानी नाउन जोड़ा जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कार ऑफ माइन। अब अलग अलग लिख रहे हैं, कार अलग है, माइन अलग है, बीच में ऑफ लगा दी। कार ऑफ माइन, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, मेरी कार। योर हाउस, आपका घर, हाउस ऑफ योर्स। इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे योर आ रहा है जबकि यहाँ पे योर्स, हाउस ऑफ योर्स। योर हाउस, हाउस ऑफ योर्स। आवर कंट्री, कंट्री ऑफ आवर्स। देयर विलेज, विलेज ऑफ देयर्स। हर फादर, फादर ऑफ हर्स। तो ये तरीका होता है। अगर ये वाले लिखेंगे माय, योर, अवर, देयर, तो फिर नाउन को जोड़ेंगे।
और ये वाले लिखेंगे माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, तो फिर नाउन को हटाएंगे, ऑफ लगा देंगे बीच में। ये चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि एरर में ये बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा, हम जब कोई चीज़ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। ख़ास तौर से अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं और वहाँ आप अगर ये गलती करते हैं कि योर की जगह अगर मैं यहाँ योर्स हाउस कर दूँ, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। अगर हम कहें आवर्स कंट्री, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाए। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो पहले भी मैंने कहा है, आप कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं। कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप पे चाहे कमेंट्स में आप मुझे पूछ लें, कोई भी डाउट है। एरर करेंगे जब हम इन चीज़ों को और देखेंगे और बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड, पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन यानी मैं एडजेक्टिव वाले थर्ड कॉलम वाले की बात कर रहा हूँ, इनको हम और किस तरह से लिखते हैं वो भी हम देखते हैं आज। एक सेंटेंस लिखा है मैंने फ्रेंड, ही इज गोइंग टू, वह जा रहा है अपने घर, वह अपने घर जा रहा है। तो अपने का मतलब क्या है? उसके, वह उसके घर जा रहा है। तो ये जो वर्ड है फ्रेंड अपना, ये हम सभी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए, है ना। शेर अपने भोजन खा रहा है, अपना भोजन खा रहा है। बैंक अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही है, अपना, ये सभी के लिए लिखा जाता है। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, वो अपने घर जा रहा है ना। तो अपना बोलते हैं, लेकिन उसके लिए पॉसेसिव केस किस तरह से लगाया जाता है ये देखते हैं। तो यहाँ जैसे फ्रेंड ही है, तो ही से हो जाएगा हिज, ही इज गोइंग टू हिज हाउस, वह अपने घर जा रहा है। पर यहाँ पे फ्रेंड ही की जगह जैसे किसी का नाम लिखा है, जैसे रानी इज गोइंग टू, रानी अपने घर जा रही है। तो एक महिला है, तो सी मान के चलते हैं उसको, इसे मानेंगे हम कि ये सी है, कोई भी महिला है, और सी से यहाँ पे बन जाएगा हर। रानी अपने घर जा रही है, तो इसे कहेंगे रानी इज गोइंग टू हर हाउस। अगर यहाँ किसी लड़के का नाम लिखा हो, जैसे लिखा हो मोहन इज गोइंग टू, तो मोहन मतलब ही मान के चलेंगे, ही से हो जाएगा हिज। कुछ उदाहरणों से फ्रेंड्स हम इसको और क्लियर करते हैं। पहला जो है द डॉग इज ईटिंग, ना, कुत्ता खा रहा है अपना भोजन, कुत्ता अपना भोजन खा रहा है। राम और राधा चले गए अपने घर, राम और राधा अपने घर चले गए। बच्चे अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, अपने बच्चे अपने खिलौनों से खेल रहे हैं, ठीक है ना। गायें अपने बछड़ों के साथ बैठी हैं, अपने, ऐसे सभी जगह अपना बोला जाता है। लेकिन इसके लिए जब पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना है तो कैसे लगाया जाता है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि हमको सब्जेक्ट को देखना है फ्रेंड। कुत्ता अपना भोजन खा रहा है, तो देखिए एक पुरुष है ना, कोई भी एक पुरुष, तो उसके लिए ही लगाना है। कोई भी एक महिला है, फीमेल है, तो सी लगाना है, चाहे नाम लिखा हो, चाहे अगर सी लिखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। कोई भी एक एनिमल है, जानवर है, या कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव वस्तु है ना। एक पुरुष तो ही, एक महिला तो सी, एक जानवर तो इट, और एक नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु है तो भी इट लगाया जाता है। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिए, मैं एक की बात कर रहा हूँ। एक जानवर है तो इट, एक नॉन लिविंग थिंग है तो भी इट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा पुरुष है, एक से ज़्यादा महिला है, एक से ज़्यादा जानवर है, या एक से ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग है,
यानी कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना फ्रेंड। फिर ना तो ही आएगा, ना सी आएगा और ना इट आएगा। उनके लिए प्रोनाउन दे लगाया जाता है और दे के हिसाब से ही पॉसेसिव केस भी बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एनिमल है और एक है, कुत्ता अपना भोजन खा रहा है तो इट मानेंगे और इट से बन जाएगा इट्स। द डॉग इज ईटिंग इट्स प्रे या इट्स फूड। अब यहाँ राम और राधा दो हो गए, यानी कि बहुवचन हो गया। तो बहुवचन हो गया तो हम इसको दे मान के चलेंगे। राम एंड राधा वेंट टू, अब दे से बन जाएगा देयर। राम और राधा अपने घर चले गए। राम एंड राधा वेंट टू देयर हाउस कहेंगे, ना तो हिज आएगा ना हर आएगा। यहाँ पे चाइल्ड का बहुवचन हो जाता है चिल्ड्रन। तो बहुवचन मतलब वही चीज हो जाएगी दे मान के चलेंगे इसको। तो यहाँ पे भी दे से हो जाएगा देयर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर टॉयज। यहाँ जानवर तो है फ्रेंड लेकिन बहुवचन है। काउज आर लाइंग विद काउस, गायें अपने बछड़ों के साथ बैठी। तो बहुवचन है, जानवर है, तो इसको दे मान के चलेंगे। तो यहाँ भी देयर ही आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। कुछ और उदाहरणों से फ्रेंड इस चीज़ को हम और अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। पहला सेंटेंस आप देखें, लॉयंस वर हाइडिंग, हाइड यानी होता है छुपना। शेर छुप रहे थे अपनी मांद या गुफा। डैन डैन यानी तो मांद या गुफा। शेर अपनी गुफा या मांद में छुप रहे थे। शेर ने मार दिया अपने शिकार को। शेर ने अपने शिकार को मार दिया। स्कूल हर वर्ष अपनी फीस बढ़ाता है, अपनी। और लास्ट जो है, दुकानें अपने ग्राहकों से धोखाधड़ी कर रही हैं, ठग रही हैं, है ना। तो अपना वर्ड आ रहा है तो हमको देखना किस तरह से। यहाँ देखिए लॉयंस सब्जेक्ट को देखना। शेर अपनी मांदों या गुफाओं में छुप रहे हैं। अपनी मतलब किसकी, शेर की। अब यहाँ देखिए आप तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हम दे मान के चलेंगे। तो दे से हो जाएगा देयर। शेर ने अपने शिकार को मार दिया। अब यहाँ पे एक ही शेर है तो एनिमल है और एक वचन है तो इसको इट मान के चलेंगे। तो यहाँ इट से बन जाएगा इट्स। स्कूल हर साल अपनी फीस बढ़ाता है यानी एक स्कूल की बात कर रहे हैं। तो निर्जीव वस्तु है और एक है तो इट मान के चलेंगे। तो इट से बन जाएगा इट्स। दुकानें अपने ग्राहकों को ठग रही हैं। दुकानें है ना, बहुवचन है। बहुवचन है तो फिर से वही बात है कि दे मान के चलेंगे। तो दे से हो जाएगा ये देयर। शॉप्स आर चीटिंग देयर कस्टमर्स। फ्रेंड थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके पास कम से कम एक दो अच्छी किताबें होना चाहिए। कोशिश ये करें कि आप किताबों से एरर्स सॉल्व करें, पैसेज को थोड़ा पढ़ें, पैसेज में आने वाले हर मीनिंग को ज़रूर देखें। एक डिक्शनरी आपके पास अगर नहीं है तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और उस डिक्शनरी से जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो हर शब्द को देखिए कि कौन सा शब्द आपको नहीं आता। उस शब्द को अंडरलाइन करके अगर हो सके तो वहीं लिख लीजिए, नहीं है तो किसी रजिस्टर में लिख लीजिए। अपनी वोकेबलरी को यानी मीनिंग्स को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपको मीनिंग्स आने लगेंगे अपने आप आपकी इंग्लिश सुधरने लगेगी। नियम जो हम पढ़ रहे हैं इनको किताब में भी आप थोड़ा सा देखें और एडिशनल चीज़ें मिलेंगी आपको जानने को। इनसे जुड़ी एरर्स करेंगे तो ये चीज़ें पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगी और कभी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। आइए फ्रेंड, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग भी आता है और इसका प्रयोग ऐसा लगता है हमको कि बहुत कम ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर उल्टा बात करें तो सबसे ज़्यादा इट का ही प्रयोग होता है। ही तो तभी आएगा जब एक पुरुष होगा।
और सी तभी आएगा जब एक महिला हो। इसके अलावा जानवर हैं, निर्जीव वस्तु हैं, और भी बहुत सारी जगह इट को लिखा जाता है। तो आप नोट करते जाएं इट को कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ के लिए लिखा जाता है। तो पहला तो फ्रेंड, यदि एक जानवर है, एक जानवर, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसके लिए इट लगाया जाता है। एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए भी इट लगाया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलें कि इट इज़ एन एलिफेंट। अब यहाँ पे ही नहीं कह सकते, इट इज़ एन एलिफेंट या एक एलिफेंट है ना। इट वाज एन एंट, वह एक चींटी थी। इट का मतलब यह और वह दोनों निकलता है। इट इज़ आ लॉयन, इट इज़ आ मॉस्किटो, इट इज़ अ फ्लाई, एक मक्खी है। इट इज़ अ क्रोकोडाइल, है ना। कोई भी जानवर हो सकता है, छोटा बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन लिविंग थिंग है, जैसे हम कहें कि यह एक मकान है, इट इज़ अ हाउस। यह एक कार है, इट इज़ अ कार। इट वाज अ कार, है ना, वह कार थी। इट वाज माई हाउस, वह मेरा मकान था। कोई भी निर्जीव वस्तु हो सकती है। इट इज़ अ कंप्यूटर, इट इज़ अ मोबाइल, इट इज़ अ सोफ़ा, इट इज़ चेयर, इट इज़ अ स्कूल, इट इज़ अ बिल्डिंग, इट इज़ अ सिटी, इट इज़ अ विलेज, इट इज़ अ रिवर। ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। तो एक कोई भी है, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल, तो इट लगाया जाता है इनके लिए। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, है ना, नेचुरल इंसिडेंट्स, सारी प्राकृतिक घटनाओं के लिए इट लगाया जाता है। जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, है ना, पानी गिर रहा है, बर्फ गिर रही है, तो इट लगाया जाता है। जैसे अपन कहें कि इट इज़ एन अर्थक्वेक, भूकंप आ गया। इट वाज फ्लड, बाढ़ आ गई, है ना। इसको अंग्रेजी में इस तरह से ही बोला जाए, इट वाज फ्लड, इट इज़ अ फ्लड। इट इज़ ड्राउट, इट इज़ फेमाइन, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया। इट इज़ अ वॉल्केनो, ज्वालामुखी है, तो इनके लिए भी इट लगाया जाता है। कभी कभी बहुत सारी जगह हमको कहना होता है पानी गिर रहा है, तो एक्चुअल में पानी गिरना का मतलब है वर्षा हो रही है। तो फ्रेंड, इसके लिए भी ध्यान रखिए, इट लगाया जाता है। इट इज़ रेनिंग कहा जाएगा, बर्फ गिर रही है। इट इज़ स्नोइंग, इट स्नोज, इट रेन्स, इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही थी, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बारिश तो अपने आप होती है, बर्फ़ अपने आप गिरती है, तो इट लगा देते हैं। बारिश हो रही है, इसको रेन इज़ फॉलिंग नहीं बोला जाएगा, इट इज़ रेनिंग। इट रेन्स, इट वाज रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट स्नोज, बर्फ़ गिरती है। इट वाज स्नोइंग, बर्फ़ गिर रही थी। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, इट का प्रयोग समय बताने के लिए। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि क्या टाइम है, व्हाट इज़ द टाइम, तो आपने कहा कि 6 बजे। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 6 AM, इट इज़ 5 PM, इट इज़ 10 o'clock, इट वाज 10 o'clock, 12 बज रहे थे, 10 बज रहे थे, 11 बज रहे हैं। ठीक है ना। पास्ट प्रेजेंट कोई भी हो सकता है, इस टेंस से कोई लेना देना नहीं। जब वो मेरे घर आया तो 12 बज रहे थे, इट वाज 12, इट वाज 12 AM या 12 o'clock व्हेन ही केम टू माई हाउस। तो इट से समय बताया जाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, मौसम अंग्रेजी में कहते हैं वेदर, जलवायु यानी क्लाइमेट, ऋतु यानी सीजन, इनको बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है।
जैसे मौसम बताना है कि मौसम कैसा है, हमने कहा ठंड पड़ रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम है, मौसम बता रहा है। जलवायु बता रहे हैं, जैसे जलवायु का मतलब होता है पूरे साल किसी स्थान पर जो एक ओवरऑल क्लाइमेट रहता है, ओवरऑल जो मौसम रहता है उसे कहते हैं क्लाइमेट। जैसे किसी किसी जगह साल भरी सर्दी पड़ती है, किसी किसी की जगह साल भरी लगभग लगभग हर साल में जैसे 9 महीने 10 महीने जो है गर्मी पड़ती है, इसे कहते हैं क्लाइमेट। तो इन सब चीज़ों को हम इट से बताते हैं। इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, ठंड है, गर्मी है। ऋतु को ही बताते हैं, जैसे इट इज़ समर, ग्रीष्म ऋतु है। इट इज़ विंटर, है ना, शरद ऋतु है। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है। इट इज़ स्प्रिंग, इट इज़ रैन, ऋतु बता रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, है ना। वेदर बता रहे हैं, जैसे कि अपन बोले इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, ठंड है, गर्मी है ना। वेदर बता रहे हैं, क्लाइमेट बता रहे हैं, तो इनको भी इट से ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, जब हम किसी को महीना बताते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई कौन सा महीना चल रहा है, तो मैंने कहा इट इज़ जनवरी, इट इज़ अप्रैल, इट इज़ मार्च। तो महीना बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, जैसे कौन सा साल है, इट इज़ 2025, इट वाज 2019 व्हेन कोरोना केम, जब कोरोना आया तो 2019 था। इट वाज 1947 व्हेन वी गॉट फ्रीडम, 1947 का वर्ष था जब हमें आज़ादी मिली। तो इट से लिखा जाता है ना। जैसे इट इज़ जनवरी, इट इज़ फेबररी, इट इज़ मार्च, इट इज़ मई, इट इज़ जुलाई, इट वाज जुलाई, इट वाज मई। ईयर बताते हैं, जैसे इट इज़ 2025, इट वाज 1947। तो मंथ बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, या दिन बता रहे हैं, है ना, कोई दिन बता रहे हैं कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आपने कहा इट इज़ संडे, इट इज़ मंडे, इट इज़ फ्राइडे, इट वाज फ्राइडे, इट वाज ट्यूसडे। तो दिन बताने के लिए, महीना बताने के लिए, ईयर बताने के लिए, इनके लिए भी इट लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ों की को जो लिखते हैं, तो उसमें हम इट को शुरुआत में लिखते हैं। इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता और हमको बात की शुरुआत करना, तो इट से लिखा जाता है। जैसे अपन कहें कि ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सैड। ऐसा माना जाता है ना, इट इज़ बिलीव्ड। ऐसा लगता है, जैसे अपन किसी के बारे में कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बेईमान है, इट सीम्स, इट एपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है, इट इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है। तो सैकड़ों जगह आप देखेंगे फ्रेंड, बात को कहने का एक तरीका है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है ना। इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ सैड, इट इज़ टोल्ड, इट सीम्स, इट एपियर्स। सैकड़ों जगह आपको इट मिलेगा। इसी तरह से कोई कोई बात कह रहे हैं हम, जैसे कहें कि ये तो आपकी गलती है, इट इज़ योर मिस्टेक। ये बहुत बड़ी बात है, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये मेरी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। ये आपने कहा था, इट वॉज सेड बाय यू। ठीक है ना। ये असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल। तो ऐसे हजारों जगह इट को लिखा जाता है, और भी इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो कल के वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड। वीडियो ज़्यादा लंबा अभी बोरिंग लगने लगता है और आप लोग उतना नहीं, कंटिन्यूअस नहीं देख पाते। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
कोई चीज़ समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो इसको उसका तरीका यही है कि इसको बार बार देखिए आप वीडियो को, किताब से भी पढ़िए। जब एक ही चीज़ को हम 2 बार 4 बार 10 बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपको वो याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।